जब रात के सन्नाटे में भाई और बहन के कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक हुआ तो एक माँ के दिल में गहरे शुबहत ने जन्म लिया। बिस्तर के नीचे छुपकर जब उसने अपनी ही आंखों से वो मंजर देखा जिसकी इसे वहमो गुमान में भी तवक्को न थी, तो उसके पांव तले से ज़मीन निकल गई। एक ऐसा हौलनाक इंकशाफ जिसने ममता के मान और घर की इज्जत को एक ही पल में तार तार करके रख दिया। मैं सोने के लिए बिस्तर लगा ही रही थी कि मेरी बेटी अजीब सी जिद करने लगी। मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा, बेटी क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? तुम हमेशा से मेरे कमरे में मेरे साथ सोती आई हो, अब ऐसी बात क्यों कर रही हो? मगर वो तो जवाब देने के बजाय रोने लग गई और रोते हुए कहने लगी, मुझे नहीं पता, मैं तो भाई के कमरे में ही सोऊंगी। उसकी ये अचानक और बिला वजह की जिद मेरी समझ से बाहर थी। आज तक तो उसने कभी ऐसी कोई बात नहीं की थी। मैंने इसे पूछ लिया कि तुम्हें ये ख्याल क्यों आया? वो कहने लगी, अम्मी, मेरी सारी फ्रेंड्स अपनी अम्मी के साथ नहीं बल्कि बहन भाइयों के साथ रूम शेयर करती हैं और आपने ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ लगाया हुआ है। मैं अभी अब बड़ी हो गई हूँ और आपके बगैर सो सकती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा उठी और इसे समझाने लगी कि बेटा, वो और भी बहन भाई होते होंगे, आपका एक ही भाई है और फिर आपके बाबा भी यहाँ नहीं है, इसलिए मैं आपको अपने साथ रखती हूँ। लेकिन वो तो रोना ही शुरू हो गई। मैंने लाख समझाने की कोशिश की लेकिन सब बेसूद रहा। मेरा बेटा जवान हो रहा था, अपनी बेटी को उसके साथ सुलाना मुझे कुछ मुनासिब नहीं लग रहा था। जब बच्चे कुछ बड़े हुए थे, जब से ही मैंने दोनों बहन भाइयों का बिस्तर अलग अलग कर दिया था, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे हमेशा यही बताया था कि लड़के और लड़की का बिस्तर इस उम्र में अलग कर देना चाहिए। और आज पता नहीं शहर को क्या हो गया था कि वो जिद पकड़कर बैठ गई थी। कुछ देर तो मैं इसे समझाती रही लेकिन मेरे पास कोई ऐसा जवाब नहीं था कि उसके बिना पर मैं इसे रोक पाती। वो बार बार यही कह रही थी कि वो तो मेरा भाई है, फिर मैं उसके कमरे में क्यों नहीं सो सकती। मैं इसे समझाना चाहती थी कि भाई बहन के दरमियान में हया का पर्दा होता है, लेकिन शायद ये सही वक्त नहीं था। इसका कच्चा जहन इस बात को शायद सही तरह से समझ ना पाता। ये सोचकर मैं खामोश हो गई और फिर कहा कि चलो ठीक है, आज की रात अपने भाई के कमरे में सो जाओ। मैं उसका बिस्तर उठाकर अपने बेटे फहद के कमरे में चली गई। मैंने सोचा बस एक रात की तो बात है, मुझे क्या मालूम था कि ये रोज़ रोज़ का मामूल बन जाएगा। फहद दोस्तों के पास गया हुआ था, मैं बिस्तर लगा रही थी। जब वो वापस लौटा तो मैंने इसे बताया कि सहर इसके साथ सोएगी। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ और बगैर हिचकिचाए सहर को गले लगाकर कहने लगा, बहुत अरसे बाद हम दोनों बहन भाई एक साथ सोएंगे। वो दोनों ही खुश नज़र आ रहे थे, अलबत्ता मुझे कुछ परेशानी सी थी। ऐसा नहीं था कि मुझे अपने बच्चों पर इतबार नहीं था, लेकिन मेरा ताल्लुक जिस घराने से था वहाँ छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, खासकर बच्चों की तरबियत पर। वो दोनों बिस्तर पर लेटकर बातें करने लगे और मैं अपने कमरे में चली आई। मेरे शौहर दुबई में नौकरी करते थे और यहाँ मैं दोनों बच्चों के साथ अकेले ही रहती थी। हमारा एक छोटा सा घर था लेकिन खुशहाल ज़िंदगी थी। हर 2 साल बाद मेरे शौहर छुट्टियों पर वापस आया करते थे। उनका कहना था कि जब बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा तो फिर वो हमेशा के लिए वापस आ जाएंगे। मैं अपने कमरे में आकर इन्हें फ़ोन लगाकर बैठ गई। वो शहर के बारे में पूछने लगे तो मैंने बताया कि आज वो अपने भाई के साथ सोएगी। ये सुनकर वो खुश होकर कहने लगे, चलो तुम्हें मुझसे तन्हाई में बात करने का मौका तो मिला। मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं इस बात को लेकर कुछ मुतमिन नहीं हूँ। वो कहने लगे, फजूल बातें न किया करो, तुम्हारा तो पूरा खानदान ही कदामत पसंद है, तुम्हारा भी यही हाल है। मुझे अपने बच्चों पर यकीन है कि वो बहुत ही अच्छे और नेक बच्चे हैं। मेरे शौहर ने मुझे मुतमिन करवाया और फिर बातों में लग गई। बहुत अरसे बाद हमने सुकून से काफ़ी देर बातें की थी, वरना हमेशा सहर फ़ोन मुझसे छीन कर बैठ जाती और ख़ुद इतनी देर तक बातें करती कि उसके बाद मेरे शौहर फ़ोन ही काट देते। तकरीबन 1 बजे के करीब मैंने फ़ोन बंद किया और फिर बच्चों को देखने की गर्ज से अपने कमरे से निकली तो चौंक उठी, क्योंकि कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। जहाँ तक मुझे याद था, फहद कभी भी कमरा लॉक करके नहीं सोता था, फिर आज उसके कमरे का दरवाज़ा लॉक क्यों था? इस बात ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं जो शौहर की बातों पर मुतमिन हो गई थी, एक दफ़ा फिर परेशान हो गई।
सोचा कि दरवाज़ा बजाऊं, लेकिन फिर ख्याल आया कि बच्चे सो चुके होंगे, इन्हें जगाना मुनासिब नहीं होगा, और फिर अगर वो पूछेंगे कि मैंने क्यों दरवाज़ा बजाया तो मैं क्या कहूँगी। मुझे डर था कि मेरे किसी रवैये की वजह से मेरे बच्चे ये न समझें कि उनकी माँ उन पर भरोसा नहीं करती। मैं ऐसे ही पलटकर अपने कमरे में वापस आ गई थी, लेकिन नींद मेरी नज़रों से उड़ चुकी थी। मुझे जागते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आईं। मैं उसके कमरे के पास गई तो आवाज़ आना बंद हो गई। मैं सोचने लगी कि मुझे वहम हो गया है या फिर वाकई आवाज़ आई थी। कुछ देर तक सन्नाटा रहा और फिर मैं वापस आ गई और सोने के लिए लेट गई। फिर मुझे वैसे ही अजीब सी आवाज़ महसूस हुई, लेकिन खुद को ये सोचकर तसल्ली दे दी कि ये सिर्फ मेरा वहम है। और फिर जब मेरी सुबह आँख खुली तो मैं फ़ौरन फ़हद के कमरे में चली गई। कमरे का दरवाज़ा खुला था और वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था। ये उसका कॉलेज का दूसरा साल था। अलबत्ता सहर अभी तक सो रही थी, जबकि सहर तो मेरे उठाए बगैर खुद ही हमेशा वक्त पर उठ जाया करती थी, मगर आज इतनी गहरी नींद सो रही थी कि बार बार आवाज़ देने पर भी उसकी आंख नहीं खुल रही थी। मैंने इसे ज़बरदस्ती उठाया तो वो बहुत मुश्किल से उठकर बैठी। उसकी हालत ऐसी थी जैसे रात भर जागी हो। आंखें भी नींद की कमी की वजह से सुर्ख हो रही थी। मैंने हैरत से पूछा कि रात भर जागती रही हो क्या, जो अब उठा नहीं जा रहा। मेरी बात सुनकर वो चुप हो गई और जल्दी से पूरी आंखें खोलकर बैठ गई। कहने लगी, नहीं अम्मा, मैं और भाई तो फ़ौरन ही सो गए थे। आपको तो पता है मुझे वक्त पर सोने की आदत है। मैंने इसे घूरते हुए देखा और कहा, इसलिए तो पूछ रही हूँ कि आज क्या हो गया है। बगैर मेरी बात का जवाब दिए वो जल्दी से उठी और मुंह धोने के लिए भागी। उसका रवैया मुझे बहुत ही गैर मामूली लगा था। खैर, मैंने इन दोनों को तैयार करके भेजा और जब अपने बेटे के कमरे से बिस्तर उठाने के लिए गई तो मेरी नज़र ऐसी चीज़ पर पड़ी कि मैं बुरी तरह चौंक गई। मेरे बेटे के कमरे में इस चीज़ का क्या काम था? आज से पहले तो मैंने कभी ये चीज़ नहीं देखी थी। मैंने बिस्तर उठाया, सफाई की, खाना भी तैयार कर दिया और फिर दोनों बच्चे वापस आ गए। मैंने सोचा कि सीधी तरह फात से पूछ लूं कि रात भर वो दोनों क्या कर रहे थे, लेकिन फिर मैं खामोश हो गई। आज का दौर बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा कि जब माँ बाप सीधी तरह बच्चों से सख्ती से सवाल जवाब करते थे और बच्चे डर कर जवाब दे दिया करते थे। आज के दौर में अगर बच्चों से ज़्यादा सवाल जवाब किए जाएं तो वो माँ बाप से ही चिढ़ जाते हैं और फिर दूरियां पैदा होने लगती हैं। बस यही सोचकर मैं भी खामोश रही थी और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ज़माना बदलने से कुछ नहीं होता, तरबियत के असूल हमेशा एक जैसे रहते हैं। माँ बाप की सख्ती का बदलते हुए ज़मानों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अगर माँ बाप सख्ती ना करें तो औलाद जंगली घास की तरह खुद रोह जाती है। अगली रात जब मैं दोबारा से बिस्तर लगाने गई तो एक बार फिर सहर ने जिद पकड़ ली कि वो अब रोज़ाना भाई के कमरे में ही सोएगी। मैंने नाराज़गी से कहा कि मुझे अकेले नींद नहीं आती, तू मेरे साथ सो जाओ, लेकिन वो ना मानी। और फिर इतने में मेरे शौहर का फ़ोन आ गया और उसने अपने बाप से मेरी शिकायत कर दी कि मैं इसे भाई के कमरे में सोने की इजाज़त नहीं दे रही। ये सुनकर मेरे शौहर गुस्सा हुए और कहने लगे, सहर का बिस्तर फ़हद के कमरे में लगा दो, अच्छा है हमें भी फुर्सत के कुछ लम्हे मिल जाएंगे। शौहर के हुक्म के आगे मैं खामोश हो गई थी और फिर मैंने सहर का बिस्तर फ़हद के कमरे में लगा दिया था। वो दोनों बहन भाई फिर एक साथ सो गए थे। मैं जब अपने शौहर से बात करके फारिग हुई और कमरे से निकली तो फ़हद के कमरे का दरवाज़ा लॉक था। मैंने सोचा था कि मैं फ़हद को सुबह मना करूँगी कि वो कमरे का दरवाज़ा लॉक करके ना सोया करे, और फिर इस रात भी उसके कमरे से अजीबो गरीब आवाज़ें आती रही, जैसे कुछ खटपट हो रही हो। आधी रात के बाद मुझसे रहा ना गया तो मैंने कमरे का दरवाज़ा बजाया। पहली दस्तक पर तो दरवाज़ा ना खुला, लेकिन तीसरी दस्तक पर फ़हद ने नींद भरी आंखों से दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर पूछने लगा, क्या हो गया अम्मा, इतनी रात को क्यों जाग रही हो? अपने बेटे की नींद ख़राब करने पर मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। मैंने फ़हद से सहर के बारे में पूछा तो वो कहने लगा वो गहरी नींद सो रही है और फिर मैं भी सो रहा था। आपको वहम हो गया है, जाकर सो जाएं। ये कहकर वो दरवाज़ा बंद करने लगा तो मैंने इसे रोका और कहा कि दरवाज़ा लॉक ना करो, तुम अभी बच्चे हो, मुझे फ़िक्र सताती रहती है। मेरी बात सुनकर उसने अजीब सी नज़रों से देखा और ओके कहकर सिर्फ दरवाज़ा बंद कर दिया।
इसे लॉक नहीं किया। मैं वापस अपने कमरे में आ गई थी। मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं बहुत ही ज़्यादा सोच रही हूँ, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मगर 2 दिन बाद ही शहर के स्कूल से फ़ोन आया और टीचर ने ऐसी बात कही कि मैं घबरा गई। इन्होंने मुझे स्कूल बुलवाया था। मैं फ़ौरन स्कूल पहुँच गई। शहर के टीचर ने खसूसी तौर पर मुझसे मुलाकात की और कहने लगी कि शहर हमारी क्लास की बहुत ही लायक बच्ची थी, लेकिन न जाने इसे 3-4 दिन से क्या हो गया है। वो सारा वक्त क्लास में सोती रहती है, पढ़ाई पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। यहाँ तक कि पिछले 3 दिन से उसने टेस्ट भी गलत देने शुरू कर दिए हैं। मैंने आपको इसीलिए बुलवाया है कि मामला ज़्यादा हाथ से निकले, इससे पहले ही हम बात कर लें कि बच्ची के साथ क्या मसला हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे रात भर सोती ही नहीं है। अब तो उसने अपने दोस्तों से बातचीत करना भी छोड़ दी है। वो बिल्कुल खामोश रहती है और बस सोती रहती है। उसका ध्यान कहीं और ही है। उसने कंपटीशन से भी अपना नाम निकलवा लिया है, जबकि पिछले कई सालों से ये कंपटीशन वही जीत रही है। क्या आपके घर में कोई मसला चल रहा है जिसकी वजह से वो इतनी डिस्टर्ब नज़र आ रही है? टीचर की बात सुनकर मैं हैरान हुई। शहर तो पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी। आज तक कभी मैंने इसे पढ़ाई पर फोर्स नहीं किया था। वो खुद ही अच्छे से अच्छा पढ़ती थी, फिर क्यों अचानक ही उसकी परफॉर्मेंस ख़राब हुई थी? कुछ तो ऐसा था जो मुझे नज़र नहीं आ रहा था और मेरे लिए जानना ज़रूरी था। मैंने टीचर को यकीन दिलाया कि मैं खुद शहर की पढ़ाई पर तवज्जो दूंगी और हमारे घर में भी ऐसे कोई मसले नहीं हैं कि जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो। टीचर कहने लगी, इम्तिहान नज़दीक हैं, इसलिए मैंने आपसे बात करना मुनासिब समझा। मैंने टीचर का शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने ख़ास तौर पर शहर पर तवज्जो दिलाई, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। आखिर ये क्या मामला चल रहा था? शहर का अचानक अपने भाई के कमरे में सोने के लिए ज़िद करना और फिर सोने का दिखावा करना, जबकि शायद सच यही था कि वो रात भर जाकर गुजारती थी। मगर इस जागने के पीछे क्या वजह थी? उसने अचानक ये अजीब और गरीब ज़िद क्यों शुरू की थी और उनके कमरे से आने वाली आवाज़ें कैसी थीं? ये वो सवाल थे जिनके जवाब जानना मेरे लिए ज़रूरी था। और फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं खामोशी से उनके कमरे में छुप जाऊं और ख़ुद देखूंगी कि क्या मामला है। और फिर मैंने ऐसे ही किया। मैंने रात को दोनों का बिस्तर सेट कर दिया और जब दूध के गिलास रखने के लिए गई तो मौका देखकर उनके बिस्तर के नीचे ही छुप गई। कुछ देर बाद वो दोनों दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर लेट गए और फिर उनकी बातों की आवाज़ें आना शुरू हो गई। वो दोनों बातें कर रहे थे और मेरे होश उड़ते चले जा रहे थे। मैंने तो अपने बच्चों की ऐसी तरबियत नहीं की थी कि वो मुझे धोखा दें, ऐसा कुछ करें कि मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाऊं। मैं सांस रोक के लेटी हुई थी कि जब ही मैंने देखा मेरी बेटी बिस्तर से नीचे उतरी और वॉशरूम में चली गई, और जब थोड़ी देर बाद बाहर निकली तो उसके वजूद पर नज़र पड़ते ही मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मेरा बेटा भी बिस्तर से उतरा और अपनी बहन के हाथों में हाथ डालकर उसने अजीब तरह की हरकतें शुरू कर दी। मुझे लगा था कि मैं अपने बच्चों की तरबियत ही नहीं कर पाई, मैं इन्हें सही और गलत भी नहीं समझा सकी, तो फिर मेरे माँ होने का क्या फ़ायदा था? मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। कुछ देर में ये तमाशा देखती रही, फिर मेरे सब्र की हद पार हो गई और मैं बिस्तर के नीचे से निकलकर इन दोनों के सामने खड़ी हो गई। मुझे देखकर वो दोनों हक्का बक्का हो गए और शर्म से सर झुका गए। मैंने गुस्से में शहर से पूछा कि ये सब क्या है और ये तुमने किस तरह का लिबास पहन रखा है? भाई के सामने इस लिबास में आते तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, आप तो बहुत ही कदामत पसंदाना बातें करती हैं। मैंने ऐसा भी कोई बुरा लिबास नहीं पहना। मैंने हैरत से सर से पाँव तक ऐसे देखा। वो छोटे से स्कर्ट और टॉप में मेरे सामने खड़ी थी और कह रही थी कि उसने कोई बुरा लिबास नहीं पहना। मैंने बेटे को घूर कर देखा और कहा, तुम बड़े हो, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये सब कुछ गलत है जो तुम दोनों कर रहे हो? तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझ पर क्या गुजर रही है? कुछ अंदाज़ा है? तुम दोनों की पढ़ाई भी मुतासिर हो चुकी है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम लोग मेरी दी हुई आज़ादी का इतना गलत फ़ायदा उठाओगे। और शहर के पास ये लिबास कहाँ से आया? मेरे पास पूछने को इतने सवाल थे कि समझ नहीं आ रहा था कि पहले क्या पूछूं और किस बात पर गुस्सा करूं। बच्चों को बुरा कहूं या अपनी तरबियत की कमी पर सर पीटूं। फाद सर झुकाकर कहने लगा कि अम्मा, आजकल ये सब कुछ शाम है,
मगर आपने हम पर इतनी पाबंदियां लगा दी हैं कि हम खुलकर सांस भी नहीं ले सकते। अगर मेरे पास मोबाइल फ़ोन ना होता तो शायद हमें तो दुनिया के बारे में कुछ पता ही ना होता और हम कुएं के मेंढक बनकर रह जाते। जब एक दिन आप बाज़ार गई थी, उस दिन मैंने शहर को अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ वीडियोस दिखाई थी, जिन्हें देखने के बाद शहर को भी शौक़ हुआ कि हम दोनों भी यही करते हैं। और फिर जब हमने ये शुरू किया तो हमें मज़ा आने लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता इतना मज़ा आया कि हम दोनों अब सारी रात यही करते हैं। लोग तो इसी काम से इतना पैसा कमा रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत भी नहीं है। पता नहीं क्यों आप हम दोनों पर हर वक्त पढ़ाई का इतना प्रेशर डालती हैं। फहद की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई और उससे पूछा कि आखिर तुम्हें ये सारी पट्टियाँ किसने पढ़ाई हैं? पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है? और वो कहने लगा, आज के दौर में पढ़ाई की कोई हैसियत नहीं है। कॉलेज में हर कोई वीडियोस बनाता है, नाचना गाना प्रैंक करता है और मशहूर हो जाता है। सिर्फ मशहूर ही नहीं होता बल्कि पैसे भी कमाने लगता है। जब यही सब मैंने शहर को दिखाया तो इससे भी वीडियोस बनाने का काम अच्छा लगा और फिर अब हम दोनों ने मिलकर डांस वीडियोस बनानी शुरू कर दी। आप तो हमें हरगिज़ भी इस बात की इजाज़त नहीं देती, इसलिए हमने चोरी छुपे ये काम शुरू किया। हमारी हर वीडियो पर हज़ारों लाइक्स आते हैं, लोग हमें पसंद करते हैं। एक दिन हम इस काम से कमाना भी शुरू हो जाएंगे। पढ़ लिख कर हमें क्या हासिल होगा? फहद ने अपना फ़ोन खोलकर मुझे दिखाया तो मैं शर्म से ज़मीन में ही गिर गई। मेरे बेटे बेटी ने तो बेहयाई की हर हद पार कर रखी थी। वो दोनों हर वीडियो में एक दूसरे का हाथ पकड़े रक्स करने में मसरूफ़ थे और लोग कमेंट्स में न जाने क्या कुछ लिख रहे थे। मेरे घर की इज्जत मोबाइल फ़ोन की जीनत बन गई थी और मुझे पता भी नहीं चला था। मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ फहद के मुंह पर मारा और उसे कहा कि ये हरकत करने से पहले कम से कम एक दफ़ा मुझे बताते तो सही, फिर मैं तुम्हें बताती कि क्या सही है और क्या गलत। क्या इस तरह पैसा कमाना ठीक है? तुम क्या कर रहे हो? अपनी बहन की इज्जत को सरेआम बाज़ार में हज़ारों लोगों के आगे पेश कर रहे हो। न जाने ये कौन कौन लोग होंगे जो तुम्हारी बहन को इन कपड़ों में रक्स करता देख रहे होंगे। उनकी नीयत में कैसा फतूर होगा, कौन जानता है हम क्यों बर्बादी के दहाने पर खड़े हैं? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है या तुम्हें इसके इस्तेमाल की आज़ादी मिली है? फहद को एकदम ही चुप लग गई थी। वो सर झुकाए खड़ा हो गया था। शायद उसकी समझ में मेरी बातें आने लगी थी। मैंने एक नज़र अपने दोनों बच्चों पर डाली जो अभी कच्ची उम्र में थे और शायद सही और गलत का पूरी तरह फ़र्क भी नहीं जानते थे। इन्हें बस ये नज़र आ रहा था कि ये पैसा कमाने का असल तरीका है जिसमें मज़ा भी आता है और शोहरत भी मिलती है। लेकिन दोनों ने ये नहीं सोचा था कि इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। वो दोनों समझ रहे थे कि पढ़ाई किसी काम की नहीं है और ये सब करके भी इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है। मैंने इन दोनों को अपने पास बिठाया और बताया कि पढ़ाई लिखाई इंसान में शोर पैदा करती है, इसे सही और गलत का रास्ता बताती है। पहले के लोग शादी पर रक्स करने के लिए बाहर से औरतें बुलवाया करते थे और अब तो घर की औरतें खुद ही डांस फ्लोर पर खड़ी हज़ारों लोगों के दरमियान अपना रक्स पेश करती हैं और किसी को ये बात बेहयाई भी नहीं लगती। शायद यही हमारे माशरे की बर्बादी की वजह है। ये मासूम छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं। मैंने अपने दोनों बच्चों से शर्म और झिझक को एक तरफ रखकर खुलकर बात की। इन जिम के नुकसानात बारे में बताया। इन दोनों के साथ ये मेरी पहली चीज़ थी। मैंने माँ बनकर नहीं बल्कि दोस्तों की तरह इन्हें सही और गलत समझाया था, क्योंकि अगर इस वक्त मैं इन दोनों को ना रोकती तो शायद वो दोनों इसी को अपनी फलाह का रास्ता समझते और ये भूल जाते कि हम मुसलमान हैं और हमारी फलाह और कामयाबी कम से कम इस टिकटॉक और स्नैपचैट के रास्ते पर तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बेटे को इस ज़माने की ये नई ख्वाहिश कॉलेज से लगी थी जिसे वो अपने साथ घर तक लाया था और अपनी बहन को भी शामिल कर लिया था। मैंने बहुत समझदारी से इन दोनों को अच्छा और बुरा समझाया और ये भी बताया कि हर चीज़ के इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है। शौहर ने हमेशा मुझे और मेरी सोच को कदामत पसंद कहा था। शायद यही वजह थी कि मेरे बच्चे ये कदामत पसंदी समझते थे और मुझसे अपनी बातें खुलकर शेयर नहीं करते थे। मगर जब मैंने इनके साथ दोस्ती शुरू की तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे हर बात बताने लगे। मैं असूलों पर चलना चाहती थी
اور اپنے بچوں کی تربیت اسی طرح کرنا چاہتی تھی جس طرح ایک مسلمان ماں کو کرنی چاہیے۔ میرے بیٹے کے بستر سے مجھے ایک چھوٹا سا اسپیکر ملا تھا۔ میں اسی دن کھٹک گئی تھی۔ میری غیر موجودگی میں وہ دونوں ہی اسپیکر پر گانے لگا کر ڈانس سیکھا کرتے تھے، اور جب میں موجود ہوتی تو پھر موبائل فون سے ہی کام چلا لیتے۔ ان کے ناچ گانے کی آوازوں سے ہونے والی کھٹ پٹ میرے کانوں میں پڑتی تھی، اور وہ دونوں جھوٹ کے سہارے سب باتوں کو چھپا لیتے تھے۔ لیکن ایک ماں اپنے بچوں کی ہر بات سے واقف ہو ہی جاتی ہے، اس لیے مجھے بھی سچ پتہ چل گیا تھا۔ میں سب ماؤں سے یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں کی اس وقت بہت اچھی تربیت کریں اور ان کی تربیت پر بہت زیادہ توجہ دیں۔ یہ موبائل فون اور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ یہاں بچے ناچ گانا اور پرینک کو دنیا سمجھ بیٹھے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ یہی ہمارا مستقبل ہے، لیکن در حقیقت ہماری بربادی کی یہی وجہ ہے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔